मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार संग विपिन में, जहां पे आपके एसएससी जीडी 2025 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल सटीक और मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो इसी सिलसिले में मैं आज फिर से हाजिर हूं आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर के। तो आइए, सबसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, सार्थक शब्द पूछा जा रहा है। यहाँ पे रेखा द्वारा अंकित कुछ वाक्य के अंश दिए गए हैं, उसके लिए एक सार्थक शब्द हमें निकालना है, ज्ञात करना है। तो आइए, हरिद्वार में 3 नदियों का संगम होता है। यहाँ पे जो रेखांकित भाग है हमारा, वो क्या है? 3 नदियों का संगम। जी हाँ, इसी के लिए हमको एक सार्थक शब्द ज्ञात करना है। ठीक, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो सबसे पहला समागम दिया हुआ है, इसका अर्थ होता है एकत्र होना। समागम का अर्थ क्या होता है? एकत्र होना, एकत्र होना, मिलना, मिलना, पहुँचना। ठीक है। अभी संगम का क्या मतलब होता है? संगम का मतलब होता है 2 नदियों के धाराओं का आपस में मिलना, आपस में मिलना। इसका दूसरा मतलब मेल मिलाप भी होता है। मेल मिलाप, संगम मतलब मेल मिलाप भी इसका अर्थ होता है। इसका अर्थ संयोग भी होता है। एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। अब देखें, त्रिवेणी की बात करें तो इसी का मतलब होता है त्रिवेणी का 3 नदियों का संगम। 3 नदियों का संगम मतलब क्या? जहाँ पे 3 नदी की धाराएं एक साथ मिलती है, धाराएं एक साथ मिलती है, तो हमारा इसका जो सबसे सटीक आंसर होगा क्या होगा? इसके लिए एक शब्द त्रिवेणी। ये हमारा समागम नहीं होगा, संगम भी नहीं होगा। और त्रियामा का मतलब होता है रात्रि, रात्रि, 3 आयाम वाली, 3 आयाम वाली रात्रि, रात्रि। ठीक है। तो इसका भी अर्थ यहाँ पे नदियों के संगम से संबंधित नहीं है, तो हमारा जो सबसे सही आंसर होगा वो त्रिवेणी होगा। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प क्या है? पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है? सिनोनिम। जी हाँ, अगर इंग्लिश में बोले तो इसको सिनोनिम, इसको समानार्थी भी बोल सकते हैं कि वैसा शब्द जिसके अर्थ क्या होते हैं? समान होते हैं, एक जैसा होते हैं, उसको पर्यायवाची शब्द बोला जाता है। अब देखिए किसके निकालने, यहाँ पे कोष्टक में दिए गए। कोष्टक में क्या दिया हुआ? पहचान दिया हुआ है। तो पहचान का मतलब क्या होता है? पहचान को हम परिचय भी बोलते हैं। परिचय मतलब पहचान ही होता है। जब किसी से पहचान कराई जाती है मतलब परिचय करवाई जाती है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो बी ऑप्शन होगा, परिचय। ठीक है। कपट मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है छल, छल प्रपंच, छल, छल प्रपंच। अब यहाँ पे प्रपंच है, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है? छल। तो छल का कहीं भी परिचय, पहचान से कोई संबंध नहीं है। उपहार का मतलब क्या होता है? ये भी नहीं होगा। ये मतलब क्या होता है? इनाम होता है। तो इसका भी यहाँ पे पर्यायवाची शब्द पहचान नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो गया? परिचय। अब आइए अगले सवाल के ऊपर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मुहावरे के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। जी हाँ, मुहावरे के अर्थ को। अड्डा जमाना, अड्डा जमाना। जी हाँ, अड्डा जमाना का हमारा जो सबसे सर्वश्रेष्ठ अर्थ होगा यहाँ पे क्या होगा? अस्थाई रूप से रहने वाला। जी हाँ, अस्थाई रूप से रहने वाला, ये हमारा सबसे सटीक आंसर होगा। अब अगर हम इसको उदाहरण के रूप में प्रयुक्त करना चाहें तो देखिए, अंग्रेज भारत
में व्यापार के नाम पे आकर यहाँ अड्डा जमा लिया, यहाँ अड्डा जमा लिया। ठीक है, यानी कि वो करने के लिए आए थे व्यापार, और धीरे धीरे व्यापार करते करते उन्होंने क्या किया, अस्थायी रूप से रहने लगे, यहाँ पे अड्डा जमा लिया था। तो इस तरीके से हम इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ उपहास करना, उपहास करना यहाँ पे अड्डा जमाने से संबंधित नहीं है, चूँकि क्या इसका मतलब होता है मजाक करना, किसी का खिल्ली उड़ाना, मजाक, खिल्ली, खिल्ली। विरोध करना मतलब क्या, किसी का विरोध करना, किसी की बात नहीं मानना, विरोध करना। सहमति नहीं होना, विरोध करना का मतलब क्या होता है, विरोध का मतलब होता है सहमति नहीं होना, मत में अंतर होना, मतांतर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, बहुत फ़ायदा होना, बहुत फ़ायदा होना का तो यहाँ पे अड्डा जमाने से कहीं कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए हमारा सबसे सटीक आंसर होगा अस्थायी रूप से रहने वाला अड्डा जमाने का सही अर्थ। अब आइए अगले चौथे सवाल में देखिए कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोष्ठक में दिए गए शब्द का तत्सम रूप ज्ञात करना है। जी हाँ, तत्सम रूप हमको ज्ञात करना है। जब हम कठिन कार्यों को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और उन्हें खुशी और उत्साह से निष्पादित करते हैं तो चमत्कार हो सकते हैं। जी हाँ, इस ब्रैकेट में जो उत्साह शब्द दिया हुआ है इसका क्या निकलना है, इसका यहाँ पे तत्सम, तद्भव, दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही अर्थ। ठीक है, तो इसके लिए जो होगा तत्सम रूप का सही अर्थ, तत्सम रूप वाला सही अर्थ, तो उत्साह का मतलब होता है उत्साह, इसका मतलब होता है उत्साह। हमारा जो सबसे सटीक आंसर होगा यहाँ पे उत्साह के लिए वो उत्साह होगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि तत्सम रूप क्या होता है। तत्सम रूप जो होता है संस्कृत भाषा के बिल्कुल हूबहू शब्द जब प्रयोग किए जाते हैं तो उसको तत्सम शब्द कहा जाता है, लेकिन वही संस्कृत भाषा के शब्द जब हिंदी में परिवर्तित करके, रूपांतरित करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो उसको तद्भव शब्द कहा जाता है। ठीक है, ये उत्साह हमारा आंसर हो गया। अब देखिए उच्च का मतलब क्या होता है, उच्च का मतलब होता है ऊंचा, इसका उत्साह से कोई संबंध नहीं है। उपवास का मतलब क्या होता है, व्रत करना, तो ये भी इससे संबंधित नहीं है। उत्थान मतलब क्या होता है, उत्थान मतलब होता है इसका उठाव, किसी चीज़ का उठना, उठना मतलब विकास की तरफ जाना, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा, तो हमारा आंसर उत्साह हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। जी हाँ, एक वाक्य दिया गया है जिसमें एक भाग में त्रुटि है, गलती है, अशुद्धि है, हमको उसी भाग को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, आज माँ आनंदमयी के निधन पर आशा का अंधकार छाया हुआ है। आशा का अंधकार दोनों एक साथ, देखिए निधन होगा तो यहाँ पे आशा इस सेंस में यूज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, निधन के बाद क्या होता है, लोगों को निराशा होता है, न कि आशा होता है। आशा एक पॉजिटिव सेंस के लिए शब्द प्रयुक्त होता है, यहाँ पे निराशा होगा, चूँकि यहाँ पे इंसिडेंट ही ऐसा हुआ है जहाँ पे हम आशा शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इनके निधन पे क्या हुआ, निराशा का अंधकार, इसके जगह पे आप लगा दीजिए निराशा का अंधकार। तो हमारा जो सबसे त्रुटि वाला जो है ऑप्शन क्या है, यहाँ पे डी, ये हमारा आंसर होगा। तो आशा के जगह पे क्या होगा, निराशा हो जाएगा। के निधन पे ये बिल्कुल सटीक है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये भी सही है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, और ये जो लिखा हुआ है ये भी सही है, इसके लिए हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। आइए अगले सवाल के ऊपर। अगले सवाल में है कि सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, सार्थक शब्द, सार्थक शब्द का मतलब क्या होता है, वैसा शब्द जिसमें क्या हो, अर्थ हो, स्पष्ट अर्थ होना चाहिए, उसको बोलते हैं सार्थक शब्द, स्पष्ट अर्थ वाला शब्द। अब देखिए यहाँ पे पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाला के लिए हमको क्या करना है, सार्थक शब्द ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका मतलब जान लेते हैं। निर्गम का मतलब क्या होता है, बाहर, बाहर जाना। इसका मतलब क्या होता है, निकास मार्ग भी होता है, निकास मार्ग भी होता है। ठीक है, और आगत का मतलब क्या होता है, आया हुआ। आगत का मतलब होता है आया हुआ या प्राप्त, ये भी इसका मतलब होता है आगत का। अब देखिए पिछलग्गू है, पिछलग्गू का मतलब क्या होता है, अंधभक्त। इसको आप अंधभक्त बोल सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति के साथ साथ रहता है
और उसके द्वारा किए गए काम को बिना सोचे विचारे समर्थन देता है या बिल्कुल हामी भरता है, उसको पिछला गु बोलते हैं। तो ये भी यहाँ पे इसका सटीक अर्थ नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए अनुगत, अनु मतलब क्या होता है, पीछे, अनु का मतलब पीछे होता है, और गत मतलब चलने वाला, चलने वाला, ठीक है। तो हमारा जो इसका सटीक आंसर होगा पीछे चलने वाला, इसके लिए ये शब्द हमारा सबसे सटीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, ठीक है। अगले सवाल पे चलिए। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि रेखांकित शब्द का विलोम शब्द, जी हाँ, रेखांकित शब्द जो दुर्व्यवहार दिया हुआ है इसका हमें विलोम शब्द मतलब क्या, उल्टा शब्द, उल्टा या विपरीत शब्द ज्ञात करना है। जी हाँ, इसके लिए हमको उल्टा या विपरीत शब्द ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले आइए इसका मतलब समझ। दुर्व्यवहार का मतलब क्या होता है, बुरा बर्ताव, बुरा व्यवहार, किसी के साथ सही व्यवहार नहीं करना, उचित व्यवहार का नहीं करना, उचित व्यवहार नहीं करना, इसी को बोलते हैं दुर्व्यवहार नहीं करना, ठीक है। अब देखिए इसका जो सबसे उल्टा होगा वो क्या होगा, सद्व्यवहार होगा। ये हमारा आंसर होगा ए। सद्व्यवहार का मतलब होता है, सद मतलब होता है अच्छा, सद का मतलब ही होता है अच्छा, अच्छा, और व्यवहार तो व्यवहार ही हो गया, मतलब किसी के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा बर्ताव, ठीक है, अच्छा बर्ताव। अब देखिए यहाँ पे सद प्रेरणा, इसका अर्थ भी समझ लेते हैं। सद मतलब क्या होता है, अच्छा होता, प्रेरणा मतलब सही प्रेरणा, अच्छी प्रेरणा, सही, सही प्रेरणा, अच्छी प्रेरणा, अच्छी प्रेरणा, ठीक है। अब देखिए सुव्यवस्था, सु मतलब मैंने बताया अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा, अच्छी व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था। और सत्कर्म, स्व मतलब अच्छा, कर्म मतलब क्या, काम होता है, अच्छा काम, अच्छा काम, अच्छा कर्म, अच्छा कर्म लिखिए, इसको सही कर्म भी लिख सकते हैं, सही कर्म। तो ये सब इसके मतलब होते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा दुर्व्यवहार है, दुर मतलब क्या होता है, दुर्जन वाला व्यवहार, सही व्यवहार नहीं, बिल्कुल उल्टा व्यवहार, तो इसके लिए हमारा विलोम शब्द क्या होगा, सद व्यवहार। अब आइए अगले प्रश्न में देखते हैं। इसमें क्या बोला कि सही बर्तनी ज्ञात कीजिए। जी हाँ, सही बर्तनी ज्ञात करना है आपको। यहाँ पे देखिए जो रेखांकित शब्द है उसके लिए बोला है। यहाँ पे मोहल्ला लिखा हुआ है, मोहल्ला, मोहल्ला। तो मोहल्ला को कैसे लिखते हैं, मोहल्ला को ऐसे लिखते हैं मोहल्ला। मोहल्ला मतलब क्या होता है, किसी गांव का जो छोटा भाग होता है उसको मोहल्ला बोलते हैं। ये मोहल्ला, गांव, मोहल्ला सुनते ही होंगे आप, तो मोहल्ला हो गया। तो मोहल्ला हमारा जो लिखा हुआ है सबसे सही बर्तनी, वो देखिए ऑप्शन सी में लिखा हुआ मोहल्लो। यह क्या है, ये गलत है। मोहल्ला ये भी निरर्थक शब्द है, इसके भी कहीं कोई अर्थ नहीं है। और ये बाहर, बाहर जो है यहाँ पे मोहल्ला का चूँकि पूछ रहा है तो बाहर का भी इससे कहीं कोई संबंध नहीं है मोहल्ला से। तो हमारा सबसे सटीक आंसर ऑप्शन सी मोहल्ला। जी, इसका अगर आप उच्चारण सही करेंगे मोहल्ला तो आप बर्तनी को बिल्कुल सही लिख लेंगे। अब आइए अगले प्रश्न में। देखिए यहाँ पे क्या है, दी गई लोकोक्ति। जी, लोकोक्ति का मतलब क्या होता है, लोक, लोक मतलब क्या होता है, लोग, आदमी लोग। उक्ति मतलब कथन, जो उनकी द्वारा कही गई बातें हैं उसी को लोकोक्ति बोला जाता है। अर्थ में चार चांद लग जाता है, इसके लिए हम लोकोक्ति मुहावरा का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पे देखते हैं, आए थे हरि भजन को, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसका हमको सही सही अर्थ निकालना है। देखिए इसका क्या मतलब होता है कि किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। जी हाँ, हमारा सबसे सही आंसर ये होगा इसका कि आए थे हरि भजन को, किसी काम के लिए आए थे, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर, जिस काम के लिए आए थे उसकी उपेक्षा करके, उसकी अनदेखी करके हम क्या किए, किसी अन्य काम में लग गए। तो यहीं पे ओटन लगे कपास, इसका मतलब हो गया। बहुत अनुभवी होना, ये जो है ना ये नहीं होगा अनुभव का, यहाँ पे ओटन लगे कपास से कहीं कोई संबंध नहीं। अच्छा कार्य करके भूल जाना, जी नहीं, ये भी इसका सही अर्थ नहीं है। और एक साथ कई कार्य करना, यह भी इसका सही अर्थ नहीं है। अब जैसे यहाँ पे इसका अगर हम वाक्य में प्रयोग करें तो देख लीजिए कि सोहन दिल्ली
यूपीएससी की तैयारी करने के लिए गया था, लेकिन आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। यानी कि गया तो था यूपीएससी की तैयारी के नाम पे, लेकिन वहाँ पे जाके क्या किया, वह यूपीएससी की तैयारी नहीं करके दूसरे काम में लग गया, अपने काम से हट करके कहीं कोई दूसरे काम में लग गया। इस तरीके से हम इस लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। अब आइए अगले सवाल के ऊपर। इसमें देखिए कि दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प क्या है। जी हाँ, तद्भव रूप का सही विकल्प पूछा जा रहा है। तद्भव किसका, कोष्ठक में दिए गए शब्द का। कोष्ठक में क्या दिया गया है, गोमय। गोमय मतलब क्या होता है, वही इसका तद्भव रूप हमको पता करना है। तो गोमय का मतलब मैं बता दूं आपको कि गोमय का मतलब होता है गोबर। जी हाँ, ऑप्शन ए हमारा इसका सबसे सही आंसर होगा। ये होता है गोमय का तद्भव रूप। तो गोमय क्या है, ये तत्सम रूप है, ये हमारा तत्सम है। और यहाँ पे जो गोबर हो जाएगा वो क्या होगा, ये तद्भव हो जाएगा। ठीक है, ये है घरनी। घरनी मतलब ये इसका यहाँ पे गोमय का होगा नहीं। गिद्ध क्या है, पक्षी का नाम है। गिद्ध मतलब क्या होता है, पक्षी। ये भी इसका यहाँ पे आंसर नहीं होगा। और गोसाई का मतलब ही भगवान होता है, तो ये भी इसका यहाँ पे गोमय से कहीं कुछ संबंध नहीं है। तो ऑप्शन ए गोमय, गोमय का सही तद्भव रूप क्या हो जाएगा, गोबर। अब आइए अगले सवाल के ऊपर। देखिए यहाँ पे कि कोष्ठक में दिए गए शब्द के लिए क्या विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, विलोम शब्द ज्ञात करना है, वो भी किसमें, कोष्ठक में दिए गए हैं उसके लिए। अब यहाँ पे है ईश्वर। ईश्वर के लिए क्या करना है, विलोम शब्द ज्ञात करना है, यानी कि उल्टा शब्द। ठीक है, अब देखिए ईश्वर का मतलब क्या होता है, आप तो जानते ही हैं, देवता होता है। तो यहाँ पे देखिए देव कहिए देवता कहिए, तो ईश्वर के पर्यायवाची क्या होंगे यहाँ पे। अगर हम ईश्वर की बात करें तो देव, देवता, इष्ट, ये सभी क्या हैं, इसके पर्यायवाची हैं, पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो हमारा ये इष्ट पर्यायवाची हो जाएगा, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। देवता भी ईश्वर को ही बोलते हैं, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और देव, देखिए देव भी ईश्वर का ही अर्थ है, इसके लिए हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, अनिश्वर। अनिश्वर मतलब और जैसे ही यहाँ पे लगा दिया मतलब नहीं। ईश्वर क्या, नहीं ईश्वर, नहीं मतलब जो ईश्वर न हो, जो ईश्वर नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, अनिश्वर। हमको विलोम शब्द ही पूछा जा रहा था, तो यहाँ पे इसका सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, अनिश्वर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पे इस सवाल में बोला है कि पर्यायवाची शब्द का हमको सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, किस में, जो हमको कोष्ठक में दिए गए, ब्रैकेट्स में दिए गए। यहाँ पे देखिए कदली, कदली ब्रैकेट में दिया गया है, और इसके क्या पूछ रहे हैं, पर्यायवाची शब्द पूछ रहे हैं। देखिए कदली का हम जान लेते हैं, कदली का पर्यायवाची क्या क्या होता है। कदली का मतलब क्या होता है पता है, गजवसा। गजवसा, इसको आप केला के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद भानुफल भी इसी का नाम है, मोचा भी इसी का नाम है, और बोले तो रंभा भी इसी का नाम है। यानी कि कदली को हम गजवसा, केला, भानुफल, मोचा, रंभा के नाम से जानते हैं। तो देखिए चूँकि यहाँ पे पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो इस कदली का जो पर्यायवाची यहाँ पे दिया हुआ है कुल, मनमत, करकट, गजवसा, तो ये हमारा केवल गजवसा पर्यायवाची के रूप में यहाँ पे दिया हो, तो हमारा ये सबसे सटीक आंसर होगा। ठीक है, अब हम इसका अर्थ जान लेते हैं। देखिए मनमत का मतलब क्या होता है, मनमत का मतलब होता है मोहब्बत। मनमत का मतलब होता है मोहब्बत। मोहब्बत को आप प्रेम भी बोल सकते हैं, प्रेम की भावना भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये कुल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किनारा। जी हाँ, किनारा बोलिए, तट बोलिए, इसका मतलब तीर भी होता है। इस कुल का एक मतलब तीर भी होता है। ठीक है, और करकट का मतलब होता है कूड़ा कचरा। जी, कूड़ा कचरा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो मतलब ये और ये तीनों छट जाएगा, चूँकि इसका अर्थ ही अलग है। ठीक है, तो इसका पर्यायवाची क्या होगा, गजवसा। अब आइए आगे देखते हैं अगले सवाल की तरफ कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। जी हाँ, यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है
और फिर इसके क्या किए हैं, इसके भाग को तोड़ तोड़ करके, छोटे छोटे भाग को तोड़ के क्या किए हैं कि 4 पार्ट में दे दिए हैं विकल्प के रूप में, और पूछ रहे हैं कि इसमें से किस पार्ट में त्रुटि है, वही आपको बताना है। तो आइए पहले हम वाक्य को पढ़ते हैं। बाघ और बकरी एक ही घाट से पानी पीती है। पानी पीती है, देखिए यहाँ पकड़ में आ गया, पानी पीती है, पानी पीती है। देखिए सबसे पहली बात, बाघ क्या है, बाघ तो पुल्लिंग होता है, ये तो स्त्रीलिंग होता नहीं है। बकरी क्या है, बकरी स्त्रीलिंग होता है, ठीक है, स्त्रीलिंग होती है। तो अब देखिए पानी पीती है, यह जो प्रयोग हुआ है स्त्रीलिंग के लिए हुआ है प्रयोग, ठीक है। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है, तो केवल स्त्रीलिंग के लिए यहाँ पे क्रिया का प्रयोग किया गया है, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो गया, केवल बकरी अगर रहती तो पानी पीती सही होता, लेकिन यहाँ पे बाघ और बकरी दोनों हैं, तो इस सेंस में क्या होगी, बहुवचन हो गया यहाँ पे, या क्या हो गया, बहुवचन हो गया, एक से ज़्यादा हो गया। तो इसके लिए पीती है की जगह पे क्या होगा, पीते हैं का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पानी पीते हैं, ये इसका सही प्रयोग होगा। तो आप देखिए से पानी पीती है, ये गलत है। तो चूंकि हमको पूछ रहा है कि कोई त्रुटि है, वही भाग हमको ज्ञात करके बताना है, तो हमारा आंसर गलती वाला जो पार्ट है वो ए है। बाकी जो ये बचा सी, ये गलत होगा। एक ही घाट ये भी सही है लिखा हुआ, तो ये भी गलत होगा, और ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा सबसे सटीक ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए, पानी पीती नहीं, पीती है कि जगह पे पीते हैं, पीते हैं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि रेखांकित भाग के लिए क्या करना है, सार्थक शब्द निकालना है। जी हाँ, सार्थक शब्द का हमको पता लगाना है, ठीक है। इसमें क्या है, रेखांकित भाग के नीचे आप देख लीजिए कि बहुत बोलता है, ये हमको रेखांकित भाग के में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके मतलब क्या होता है। मैं अगर डायरेक्ट बात करूं तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। जो बहुत बोलता है उसको क्या बोलते हैं, वाचाल बोलते हैं। बहुत बोलने वाला, बहुत बोलने वाले को क्या बोला जाता है, वाचाल हो जाता है। और अधिवक्ता का मतलब क्या होता है, वकील होता है। इसका मतलब वकील होता है, एडवोकेट बोल लीजिए इसको। अब हम अगर प्रवक्ता की बात करें तो अच्छे से समझाने वाला, समझाने वाला, समझाने वाला, किसी भी विषय को अगर कोई अच्छी तरीके से समझाता है तो उसको प्रवक्ता कहा जाता है, ठीक है। और मितभाषी मतलब क्या होता है, मित मतलब कम होता है, कम बोलने वाला। जी हाँ, कम बोलने वाला, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अच्छे से समझाने वाला, ये बहुत बोलता है, इसका भी इसमें संबंध नहीं बैठ रहा। और अधिवक्ता, अधिवक्ता भी इसका सही ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा सबसे सटीक ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, वाचाल, बहुत बोलने वाला। चलिए अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे बोल रहा है कि सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। जी हाँ, सही वर्तनी यानी कि शब्द जो गलत तरीके से लिखे हुए हैं मात्राओं के हिसाब से, या उसमें जो शब्द गलत प्रयोग किए गए हैं वर्ण, हमको उसको सही करके बताना है। तो क्या है यहाँ पे, पेश किया जाए। जी हाँ, अपराधी को पेश किया जाए, अदालत में पेश किया जाए। तो पेश कैसे लिखते हैं वो देखिए। पेश लिखने का सबसे सही तरीका ये है, पेश जो हमारा ऑप्शन सी में है, ये हमारा सही वर्तनी होगा। पेश हम इस तरीके से लिखते हैं। ये पेक्ष भी गलत तरीके से लिखा हुआ है। यह प्रेस भी, ये प्रेस कौन सा होता है, ये प्रेस होता है जो मीडिया वाला प्रेस है, वो प्रेस होता है ये। तो ये भी इसका यहाँ पे सही वर्तनी नहीं होगा। और ये पेश, ये भी अदालत में पेश करने वाला शब्द का अर्थ नहीं दे रहा है, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा। वर्तनी क्या होगा, सही वर्तनी अदालत के सेंस में ये पेश करना हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी हाँ, अब देखिए, अब हम लोग आ चुके हैं फाइनली गद्यांश पे। 16 से 20 के बीच 5 सवाल दिए गए हैं आपको। यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ करके आपको 5 सवाल के जवाब देने हैं, सही सही रिक्त स्थान को भरना है। तो आइए सबसे पहले हम एक बार गद्यांश को देख लेते हैं। भारत देश किसी ज़माने में सोने की चिड़िया कहा जाता था। अपने वैभव और खाली स्थान के लिए जाना जाता था, लेकिन समय के बदलाव के चलते हमारे देश पर कई बाहरी ताकतों ने खाली स्थान किया।
जिससे हमारे देश की हालत खराब हो गई। हमारे देश में खाली स्थान पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे देश का कोई बड़ा राज्य या शहर हो या फिर गांव हो या फिर कोई गली या मोहल्ला हो, यहाँ पर भी आपको कूड़ा करकट मिलेगा। हमारे देश के विकास में बाधा पहुंचाने वाली समस्याओं में एक मुख्य कारण गंदगी है, क्योंकि इसके कारण लोग हमारे देश में आना पसंद नहीं करते हैं और जिससे हमारे देश को इतनी ख्याति नहीं मिलती है। हमारा देश भी पूर्णतया स्वच्छ हो, इसके लिए कई ने सपने देखे थे और उन्हें साकार करने की कोशिश भी की थी, लेकिन वह किसी कारण सफल नहीं हो पाए। हमारे देश को स्वच्छ बनाने के लिए भारत सरकार ने एक नई योजना निकाली है, जिसका नाम स्वच्छ भारत अभियान रखा गया है। इस अभियान के तहत सभी देशवासियों को इसमें खाली स्थान होने के लिए कहा गया है। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन गद्यांश दिया हुआ है। आप समझ ही गए होंगे कि स्वच्छता के बारे में भारत देश के अंदर जो सिचुएशन है, जो परिस्थितियां हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। तो आइए फटाफट हम क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं और भरते हैं। सबसे पहला सवाल है कि भारत देश किसी ज़माने में सोने की चिड़िया कहा जाता था और अपने वैभव और खाली स्थान के लिए जाना जाता था। ठीक है, अपने संस्कार, अपने सोने, अपने धन और अपने संस्कृति। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो वैभव और संस्कार के लिए जाना जाता, संस्कार यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है, सोने के लिए जाना जाता था। वैभव के साथ सोने को हम अटैच नहीं कर सकते हैं, वो उपयुक्त नहीं होगा यहाँ पे, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और अपने वैभव और धन के लिए जाना जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था और अपने धन, वैभव और धन के लिए जाना जाता था। जी नहीं, धन के लिए भी, ये भी यहाँ पे उपयुक्त शब्द नहीं लग रहा है। तो सबसे जो सटीक यहाँ पे शब्द होगा वो क्या होगा, वैभव और संस्कृति के लिए जाना जाता है। जी, संस्कृति का मतलब क्या होता है कि यहाँ की जो परंपरा थी, जो अच्छी परंपरा चली आ रही थी, उसके लिए हमारे भारत देश को जाना जाता था। उसके लिए इसका नाम था पूरे विश्व भर के अंदर, पूरे संसार के अंदर, इसलिए कहा गया है कि अपने वैभव और संस्कृति के लिए जाना जाता था। चलिए अब अगले सवाल की तरफ देखिए। इसमें समय के बदलाव के चलते हमारे देश पर कई बाहरी ताकतों ने क्या किया, यहाँ पे किया, खाली स्थान किया, काम किया, एतराज़ किया, प्राप्त किया, राज किया। ठीक है, देखिए समय के बदलाव के चलते हमारे देश पर कई बाहरी ताकतों ने किया, काम किया। जी नहीं, यह तो बिल्कुल गलत होगा। एतराज़ किया मतलब विरोध किया, ये भी यहाँ पे उपयुक्त शब्द नहीं बैठ रहा है। और यहाँ पे प्राप्त किया, कई बाहरी ताकतों ने प्राप्त किया, यह भी यहाँ पे उपयुक्त शब्द नहीं बैठ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या बचा, राज, ये हमारा सबसे सही शब्द यहाँ पे बैठ रहा है, राज किया। अब आप देखें कि समय के बदलाव के चलते हमारे देश पर कई बाहरी ताकतों ने राज किया। जी हाँ, आप तो जानते ही हैं कि हमारा देश अंग्रेज़ों के द्वारा कई सालों तक गुलाम रहा। तो समय के बदलाव के चलते, परिस्थितियाँ के चलते यहाँ पे कई बाहरी ताकतों का मतलब यहाँ पे देश से है, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, राज किया। ठीक है, यहाँ पे सबसे सटीक शब्द यही है। अब चलिए अगले सवाल की तरफ। इसमें देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि हमारे देश में खाली स्थान पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। जी हाँ, हमारे देश में खाली स्थान पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इस पैराग्राफ, इस गद्यांश के हिसाब से हमको आंसर देना है। तो अगर देखें तो इसमें हम लोग मोटा मोटी जब पढ़ाई किए तो इसमें समझ में आया कि स्वच्छता के बारे में बात किया जा रहा है। तो हमारे देश में स्वच्छता के ऊपर, इसको खाली स्थान भर दीजिए यहाँ पे, स्वच्छता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। गांव नहीं होगा इसका आंसर, चूँकि गांव के ऊपर ध्यान दिया जाता है। बच्चों, ये भी हमारा जो है ना, बच्चों के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है, ये भी गलत आंसर। लोगों के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है, तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं होगा। सबसे सटीक जो आंसर है इस गद्यांश के अर्थ के हिसाब से वह स्वच्छता ही होगा, कि हमारे देश में स्वच्छता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। अब चलिए अगले सवाल की तरफ। ये देखिए, हमारा देश भी पूर्णतया स्वच्छ हो, इसके लिए कई खाली स्थान ने सपने देखे थे। जी हाँ, हमारा देश बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, इसके लिए कई योजनाओं ने सपने देखे थे। जी ना, योजना सपना कैसे देख सकता है, योजना तो खुद ही एक योजना है, वह तो एक
योजना है, एक फीलिंग्स है, एक स्ट्रेटजी है, एक कार्यक्रम एजेंडा है, तो यह अपने आप सपने कैसे सपने देखने के लिए क्या होना चाहिए, उसके अंदर भाव होना चाहिए, उसके अंदर जान होना चाहिए। ठीक है, तो कई देशों ने सपने देखे, हमारा देश पूर्णतः स्वच्छ हो इसके लिए दूसरा देश सपना देखेगा जीना, यहाँ पे भी ये बिल्कुल उपयुक्त नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पे देखिए पड़ोसियों ने, हमारा देश भी पूर्णतः स्वच्छ हो इसके लिए कई पड़ोसियों ने अपने सपने देखे थे जीना। पड़ोसी सपना हमारे स्वच्छ होने के लिए क्यों देखेंगे, वो तो अपने देश के लिए सोचेंगे, उनके स्वच्छ होने के लिए पहले कामना करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे सटीक यहाँ पे बैठ रहा है वो क्या है, महापुरुषों ने। जी हाँ, हमारा देश सबसे स्वच्छ हो इसके लिए कई महापुरुषों ने इसके लिए सपने देखे थे। ठीक है, अब चलिए अगले सवाल की तरफ। देखिए, इस अभियान के तहत सभी देशवासियों को इसमें होने के लिए कहा गया है। इस अभियान यानी कि स्वच्छता अभियान के तहत सभी देशवासियों को इसमें क्या खाली स्थान होने के लिए कहा गया है। ठीक है, अब देखिए सभी देशवासियों को इसमें नहीं होने के लिए कहा गया है, ना ना ना, ये ना ही तो बिल्कुल ना होगा। इसमें दूर होने के लिए कहा गया है। अब इस योजना से कोई दूर हो जाएगा तो इसमें फ़ायदा होगा क्या, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे इसमें बातें होने के लिए कहा गया है, बातें भी यहाँ पे उपयुक्त शब्द नहीं है इसके हिसाब से। तो इस अभियान के तहत सभी देशवासियों को इसमें क्या किया गया है, शामिल होने के लिए कहा गया। जी हाँ, सबसे सटीक शब्द हमारा यहाँ पे शामिल बैठ रहा है। तो ये जो अभियान है, इस कार्यक्रम में जब तक सभी लोग शामिल नहीं होंगे तब तक क्या होगा, सफल हो ही नहीं सकता। तो सभी लोगों से अपील की गई है कि आप इस योजना में शामिल होइए। ठीक है, तो ये आज इस सेशन का सबसे अंतिम सवाल था। तो आप सभी लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए और जितना भी हो सके कोशिश करिए कि कम से कम दिन में एक प्रैक्टिस सेट जरूर हल करें। और इसमें कहीं कोई दिक्कत हो, अभी जो हम लोगों ने प्रैक्टिस किया इसमें कहीं कोई अगर दिक्कत हो, कुछ समझ में नहीं आ रही हो, या इसके अलावा कुछ और कंटेंट चाहिए, तो आप कमेंट करके कंटेंट के बारे में बता सकते हैं और फिर से अगली वीडियो लेकर के आऊँगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।